हेलो एवरीवन। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। इससे पहले हम फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 को कवर कर चुके हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं इस पूरे मामले से जुड़े जो 9th शेड्यूल जुड़ा हुआ है उसका नाम है बेरोबरी विवाद। ये पूरा विवाद क्या था और 9th शेड्यूल में आखिर क्या क्या चेंजेस किए गए सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो हम देखते हैं बेरोबरी यूनियन केस एंड 9th शेड्यूल जो है 9th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें जो है भारतीय क्षेत्र के हस्तांतरण की बात हुई है। एक जो है क्षेत्र था जिसका नाम था बेरोबरी यूनियन, ये आता था वेस्ट बंगाल में। ठीक है, आज की वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर ये एरिया पड़ता था। तब की अगर हम बात करें तो ये वाला जो एरिया है, जब सिरिल रेडक्लिफ को जब 1947 जब बंटवारा हो रहा था, जब पार्टीशन हो रहा था और उनको एक काम दिया गया था कि आप जो है एक बाउंड्री ड्रॉ करें कि कौन सा एरिया इंडिया के पास आएगा, कौन सा एरिया जो है पाकिस्तान के पास जाएगा। लेकिन जो एरिया इंडिया के पास था और जहाँ पे जो है पाकिस्तान के पास जो एरिया गया था उसमें से एक जो एरिया है जिसका नाम है बेरोबरी, वो मिसिंग था। वो एरिया गलती से कहें या फिर किसी मिसकंसेप्शन से कहें, वो जो एरिया है बेरोबरी हमारे भारत में आ गया था। अब उसके बाद जो है 1952 में जो पाकिस्तान इसे क्लेम करने लगा कि ये जो टेरिटरी वो हमारी है और इंडिया को ये हमें देनी होगी। इसके बाद जो है एक समझौता होता है प्रधानमंत्री नेहरू और जो नून थे, फिरोज शाह नून जो थे प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के उस टाइम पर, उनके बीच में होता है। अब इसमें जो है इस पूरे विवाद में, इस पूरे एग्रीमेंट के बाद निकल के आता है क्या यह पॉसिबल है कि सिर्फ एक एग्रीमेंट से ही भारत अपनी टेरिटरी किसी फॉरेन स्टेट को दे दे। तो ये पूरा जो क्वेश्चन है एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन बन जाता है। इसके बारे में हम बात करते हैं क्या चेंज हुआ। ठीक है, क्योंकि इसने जो है आगे की राह उसको थोड़ा इजी कर दिया था जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है। तो इस संवैधानिक प्रश्न में तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं बेरोबरी यूनियन विवाद क्या था। देखिए, बेरोबरी यूनियन नंबर 12 ये पूरा जो है इस एरिया का नाम था जो कहाँ स्थित है, वेस्ट बंगाल क्षेत्र में जो है स्थित था। अब इसमें पार्टीशन के बाद इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री को लेकर विवाद इसमें उत्पन्न हुआ। पाकिस्तान ने क्लेम किया कि ये जो एरिया है ये तो पाकिस्तान के पास रहना चाहिए है। ठीक है, अब इसमें जो है इसमें एक अग्रीमेंट हुआ जिसे हम आज के टाइम पर कहते हैं नेहरू नून अग्रीमेंट, 1958 में हुआ। अभी जो नेहरू नून अग्रीमेंट है इसका मतलब है नेहरू उस टाइम पर हमारे प्रधानमंत्री थे और इसी टाइम पे 1958 की हम बात करें फिरोज शाह जो नून है ये प्राइम मिनिस्टर थे किसके, पाकिस्तान के। ठीक है, अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, इन दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ। इसमें कहा कि जो बेरोबरी तथा अन्य बॉर्डर टेरिटरीज के बीच के संबंध में जो है इसमें समझौता किया इन्होंने और ये सीट करी जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि ये प्रश्न आया कि क्या भारत अपना कोई क्षेत्र या टेरिटरी किसी विदेशी क्षेत्र को केवल आर्टिकल 3 के तहत दे सकता है क्या। अब आपको जानना जरूरी है कि आर्टिकल 3 में क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 3 में जब भी कोई स्टेट मर्ज होता है या इसकी बाउंड्रीज चेंज होती है, ये सारी जो चीज़ें लिखी हुई है हमारे आर्टिकल 3 में पार्ट 1 में इसमें दिया हुआ है। तो क्या सिर्फ उसमें चेंज करने से काम हो जाएगा, ठीक है, या सिंपल बिल लाने से इसमें काम हो जाएगा। तो जब ये क्वेश्चन किसके पास गया, ये जो क्वेश्चन है ये गया सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन था, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हेल्प करी। तो ये पूरा जो क्वेश्चन है, यही जो प्रश्न है वो बेरोबरी यूनियन रेफरेंस का जो है इसमें आधार बनता है। अब देखते हैं यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट तक मामला कैसे पहुंचा। भारत के जो राष्ट्रपति हैं, उस टाइम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, हमारे जो है पहले राष्ट्रपति, ने इन कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन पर सुप्रीम कोर्ट की जो है एडवाइजरी ओपिनियन मांगी। हम जानते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 143 ये जो है ये पावर प्रोवाइड करता है किसको, हमारे प्रेसिडेंट के पास ये है कि एडवाइजरी जुरिडिक्शन की पावर प्रोवाइड करता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट अपनी एडवाइस दे सकते हैं जब भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल जब भी मैटर आए। अब जब भी ऐसा कोई मामला आता है तो सुप्रीम कोर्ट को अपनी एडवाइस देनी होती है किसको, प्रेसिडेंट को देनी होती है। ठीक है, अब वो माने ना माने वो बाइंडिंग नहीं होता है। अब कोर्ट के सामने जो है मुख्य प्रश्न थे, क्या थे, आर्टिकल 3 को स्टेट्स के गठन, ठीक है, क्षेत्रफल, सीमाएं और नाम में परिवर्तन करने की जो है शक्ति देता है। जैसे कि अभी हमने बात करी, ये आपका आर्टिकल 3 है। लेकिन सवाल ये था कि क्या आर्टिकल 3 के तहत इंडियन टेरिटरी को पाकिस्तान जैसे फॉरेन स्टेट को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है, देखिए उस टाइम संविधान बना हुआ था,
ठीक है। संविधान बहुत बारीक बारीक चीज़ों को कवर नहीं करता है, संविधान बहुत ब्रॉड है हमारा। उस टाइम पर कुछ चीज़ें बनाई गई और आगे जो है उस चीज़ में इंटरप्रिटेशन करे गए। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें संविधान की हमें व्याख्या देखने को मिलती है। तो संविधान की व्याख्या का जो है ये एक बड़ा जो है एग्जाम्पल है कि इसमें कहा गया कि आर्टिकल 3 में इतनी बातें तो ऑलरेडी लिखी हुई है कि जो है स्टेट का गठन होना चाहिए, क्षेत्रफल इतना होना चाहिए, कितना क्षेत्रफल है, सीमाएं क्या क्या है, टेरिटरी क्या है, नाम क्या है इसमें। इसके अलावा उसमें जो परिवर्तन अगर होता है जिसकी शक्ति दी है, क्या इसके तहत हम अपनी टेरिटरी, इतना ईजी है कि अपनी टेरिटरी हम किसी और देश को दे दें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे यूनियन जो बेरोबरी यूनियन है वो किसको दिया जाना था, वो दिया जाना था पाकिस्तान को, और इस पर अग्रीमेंट ऑलरेडी हो चुका था, नेहरू नून अग्रीमेंट 1958 में। अगर आप यहाँ देखें तो अब बात करते हैं कि इसमें क्या आया, तो बेरोबरी यूनियन केस आया 1960 में, ठीक है। अब 1960 का जो ये केस है इसमें एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, ठीक है। याद रखना है, हम केस की बात करें 1960 के केस की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ आर्टिकल 3 में आप चेंज कर दो। आर्टिकल 3 में जो लिखा हुआ है उसके तहत वो बेसिस नहीं है कि आप अपनी किसी फॉरेन स्टेट को अपनी जो है अपनी कोई टेरिटरी दे दें। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। आर्टिकल 3 के तहत पार्लियामेंट किसी फॉरेन स्टेट को इंडियन टेरिटरी सीड करने की पावर नहीं देता है। इतना इजी अगर बना लिया गया तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आगे, है ना। तो क्योंकि आर्टिकल 3 का उद्देश्य क्या है, आर्टिकल 3 का उद्देश्य है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट, ठीक है, ना कि सीजेशन ऑफ इंडियन स्टेट टू फॉरेन टेरिटरी, है ना। उसका है कि हम पुनर्गठित कर सकते हैं हमारे यहाँ पर जो स्टेट है, जैसे अभी आपको देखने को मिला कि केरला का नाम चेंज हो गया, ठीक है, या कोई बाउंड्री चेंज हो जाती है, या हम कहें कि जब अपना जो एमपी है वहाँ से छत्तीसगढ़ जो है जब बाइफरकेट हुआ सन 2000 में 1 नवंबर को, तो ऐसी जो चीज़ें हैं उसमें अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर हम उसको इंटरनल कोई चीज़ें होती हैं तो हम आर्टिकल 3 के तहत हम उसको देख सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आर्टिकल 3 का उद्देश्य ये है कि आप अपनी टेरिटरी किसी फॉरेन स्टेट को दे सकते हैं, तो उसने कहा ये नहीं हो सकता। तो फिर इसीलिए इंडियन टेरिटरी का सीजेशन मतलब कि किसी और को जो है ट्रांसफ़र करना किसी और स्टेट को, उसको हमने कहा कि उसके लिए हमें संविधान में संशोधन चाहिए है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट चाहिए। और आप ये जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 होता है, ठीक है। याद रखिएगा, आवश्यक क्या था, एक ही रास्ता था, फिर आर्टिकल 368 जो है इसमें अमेंडमेंट हमें चाहिए था। चलिए इसके बाद देखें तो सबसे जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट इसमें देख सकते हैं हम, आर्टिकल 3 वर्सेस आर्टिकल 368 क्या कहता है, कहता है कि भारतीय राज्यों का पुनर्गठन, आर्टिकल 3 ये बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 368 बोलता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए है, ठीक। उसके बाद नया स्टेट बनाना हो, स्टेट का एरिया बदलना हो, बाउंड्री बदलना है, स्टेट का नाम बदलना हो, ये सब का आधार हमारा आर्टिकल 3 है। हमारा आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 ये हमको जो है ये गवर्नमेंट को ये शक्ति प्रोवाइड करवाता है। 368 क्या कहता है, 368 बोलता है अगर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन में कोई संशोधन करना है, कोई चेंज करना है, कोई चीज़ मॉडिफाई करना है, कोई चीज़ ऐड करना है, तो आपको जो है अमेंडमेंट करना होगा। फॉरेन स्टेट को, किसी भी देश को, किसी भी अदर देश को हमें अपनी टेरिटरी को ट्रांसफ़र करना है, देना है, सीड करना है, इसके लिए आवश्यक है कि आप इसके अंतर्गत जो स्पेशल मेजॉरिटी से जो संविधान संशोधन होता है उससे जो है आप इसमें संशोधन करें। बेरोबरी में कॉन्स्टिट्यूशनल रूट जो है यही अपनाया गया, ठीक है। अभी तक ऐसा कोई प्रोविजन नहीं आया था क्योंकि ऐसी सिचुएशन नहीं आई थी, ठीक है। लेकिन 1960 तक जो है ऐसी सिचुएशन बनी और उसके बाद लाया गया 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। अब एक याद रखिएगा 1960 का है, बेरोबरी विवाद भी 1960 का है, लेकिन जो अग्रीमेंट हुआ था इस सीड करने का वो ऑलरेडी हो चुका था, नेहरू नून अग्रीमेंट 1958, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन के बाद पार्लियामेंट ने पारित किया 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960। क्या हुआ, फर्स्ट शेड्यूल में अमेंडमेंट हुआ। आप जानते हैं जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल, हमारे संविधान की जो पहली अनुसूची है वो टेरिटरीज से डील करती है। फर्स्ट शेड्यूल में स्टेट्स और उनके टेरिटरीज का जो है वितरण दिया हुआ है, इसीलिए टेरिटोरियल सेटलमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्ट देने के लिए जो है फर्स्ट शेड्यूल में आवश्यक बदलाव किए गए, ठीक है। पर्पस क्या था, इंडिया पाकिस्तान टेरिटोरियल सेटलमेंट को लागू करना जो है इसका पूरा पर्पस था। बेरोबरी संबंधित टेरिटरी ट्रांसफर की गई और कुछ अन्य जो बॉर्डर हैं उसके एडजस्टमेंट बहुत ही मिनिमम जो है, बहुत ही छोटे छोटे कुछ एडजस्टमेंट किए गए। लेकिन मेन आपको जो याद रखना है वो आपको याद रखना है बेरोबरी यूनियन नंबर 12, ठीक है। चलिए
ओके, बेरोबरी केस का दूसरा जो है महत्व क्या था, ये था कि प्रियम्बल का जो है प्रश्न, बेरोबरी रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट की तत्कालीन व्यू क्या थी, बेरोबरी 1960, प्रियम्बल वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कहा गया था। ठीक है, हम बात कर रहे हैं 1960 की, लेकिन आप जानते हैं 1973 में एक बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट आया था केशवानंद भारती के केस में। कब आया था वो? 1973 में आया। उसने कहा कि पार्ट है, बिल्कुल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। इवन ये तो क्या है, प्रियम्बल हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके बाद ये कहा बेसिक स्ट्रक्चर है, संबंधित कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेशन के अधीन भी है। ठीक है, लेकिन बाद में ये पोजीशन जो है बदल गई। 1960 में कहा गया प्रियम्बल पार्ट नहीं है। केशवानंद भारती में कहा कि जो है प्रियम्बल बिल्कुल पार्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आप इसको चेंज कर दें। अगर बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर कोई भी हैम्पर हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको पारित नहीं कर सकती, उसमें कोई भी चेंज नहीं ला सकती। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन जो है बाकी जो गवर्नमेंट जो है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन किसी पार्ट में इसको जो है चेंज कर सकती है। चलिए, अब बेरोबरी से बांग्लादेश तक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट फॉर टेरिटरी, हमने देखा कि जो बेरोबरी विवाद है 1960 का 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेकर आया, इंडिया पाकिस्तान की टेरिटोरियल बाउंड्री सेट हुई। उसके बाद एक और विवाद आता है जिसको हम बोलते हैं इंडिया बांग्लादेश विवाद। ठीक है, अब इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री। ठीक है, अब जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे ऐसी बाउंड्रीज ड्रॉ करी गई थी जिसमें जो है इनक्लेव्स हुए थे। इनक्लेव्स मतलब एक ऐसा छोटा सा भूमि का हिस्सा या कोई ऐसा गांव या कोई एरिया जो किसी और देश के अंतर्गत आ रहा हो। ठीक है, मतलब उसके आसपास की जो एरिया है वो कोई और देश का हो, लेकिन छोटा वाला जो उसके अंदर जो एरिया आ रहा हो वो जो है जैसे मान लीजिए इंडिया का कोई पैच है, ये इंडिया का कोई गाँव है। ठीक है, अब इसके आसपास वाला जो है ये आपको दिख जाएगा, ये बांग्लादेश है, ये इंडिया है, तो हम इसको बोलेंगे इंडियन इनक्लेव है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे जो है इंडियन इनक्लेव, लगभग हम बात करते हैं 162 जो है इनक्लेव्स, इनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा था। ठीक, बहुत सारे ऐसे थे जो हमारे इंडिया में थे, इंडिया की सरजमीन पर थे, लेकिन वो जो है पूरा एरिया उसको गवर्न कौन करता था, वो करता था बांग्लादेश, सेम जो है इंडिया के साथ था। अब इसी को चेंज करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस लेकर आने के लिए हमने जो लेकर आए थे इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट, और इसके लिए पास होता है 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015, जिसकी हम डिटेल में आगे भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो याद रखना दो जो हैं इससे रिलेटेड हैं कि ट्रांसफर ऑफ बाउंड्री से रिलेटेड हैं। चलिए, अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बेरोबरी यूनियन केस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आर्टिकल 3 के तहत पार्लियामेंट फॉरेन कंट्री को इंडियन टेरिटरी दे सकती है, बेरोबरी ट्रांसफर के लिए ऑर्डिनरी लॉ पर्याप्त है, या इंडियन टेरिटरी को फॉरेन स्टेट को सीड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आवश्यक है। 9th अमेंडमेंट ने आर्टिकल 3 को समाप्त कर दिया है। इसमें से कौन सा जो है ऑप्शन सही है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके बाद बारी आज की जरूरी सूचना की, तो राउज एकेडमी प्रोवाइड करवा रहा है यूपीएससी और एमपीपीएससी के लिए कोर्सेज बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में और एक्सपीरियंस टीचर से। इसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की बहुत अच्छी तैयारी करवाई जाती है, विद मेंटरशिप भी आपको इसमें दी जाती है। अधिक जानकारी के लिए आप जो है इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी। चलिए, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।